नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यूपी टेट बाल विकास 2026 के लिए। देखिए, टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। क्या आपको लगता है कि यूपी टेट में मोटिवेशन को इग्नोर कर दिया जाए? जी नहीं, मोटिवेशन से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंदर चाहे तो मोटिवेशन की परिभाषा हुई या फिर विशेषताएं हुई या फिर उसके प्रकार हुए, आंतरिक महा प्रकार हुए या फिर अभिप्रेरणा चक्र हुआ, प्रेरक सिद्धांत और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए PYQ, सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही है, इस वीडियो के अंदर टॉपिक क्या है? मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट मोटिवेशन से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। देखो, परिचय समझो। देखो, अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाह्य शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और उसके व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। यानी अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाह्य शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को या जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है या उसके व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय, सतत और लक्ष्य उन्मुख बनाती है। शब्द की उत्पत्ति देखो, शब्द की उत्पत्ति, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये जो बॉक्स आप बना हुआ देख रहे हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्सों में ऐड कर लो। ठीक है। मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द मोवियर से बना है, जिसका अर्थ है चलना या प्रेरित करना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्या पूछेगा? आप ये बताओ, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपका जवाब होना चाहिए मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ देखिए, लैटिन भाषा के शब्द मोवियर से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या फिर प्रेरित करना। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिएगा, 1 सेकेंड, एक पॉइंट में आपको और बता दूं, इसमें छूट रहा है। ठीक है, इसमें 2 शब्द आपको और ऐड कर लेना है मेरी तरफ से। देखो, मैंने आपको बताया था मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द मोवियर से बना है, जिसका अर्थ है चलाना या फिर प्रेरित करना। ठीक है, तो 2 शब्द यहाँ पे और लिखो। यहाँ पे आप लिखो गति देना। क्या है? यहाँ पे लिख लेना आप गति देना। ठीक है, ये भी है गति देना, या फिर आप यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लो, उत्तेजित करना। क्या है? उत्तेजित करना, ये भी है। ठीक है, यानी मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोवेर से बना है, जिसका अर्थ है चलाना, प्रेरित करना, गति देना या फिर उत्तेजित करना। अब बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा, देखिए, अब इसके अर्थ को सरल भाषा में समझिए। सरल अर्थ क्या है समझो। अभिप्रेरणा वह कारक या शक्ति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए उत्साहित करती है। शिक्षा में अच्छा इसका महत्व क्या है? जो अभिप्रेरणा है इसका शिक्षा में बहुत क्या महत्व है? तो दोस्तों, अभिप्रेरणा का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो समझो आप पूरा टॉपिक इस आपको समझाने वाले हैं। देखो, शिक्षा में क्या महत्व है? सीखने में रुचि बढ़ती है। अगर किसी को आप मोटिवेट करोगे तो उसकी सीखने में बच्चे की क्या है? रुचि बढ़ेगी। कार्य करने की ऊर्जा भी मिलती है। नेक्स्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। अनुशासन और आत्मविश्वास और सकारात्मक रवैया विकसित होता है। किससे? मोटिवेशन से। तो यही तो शिक्षा में महत्व है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर हाँ किसी को नोट्स वगैरह अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा।
ठीक है, CDP का, किसी भी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का पेपर 1 या पेपर 2, कोई सा भी सब्जेक्ट चाहिए आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए। ठीक है, अगर आप CDP का कंटेंट लेते हैं तो सारा कंटेंट अच्छा मिलेगा, 2000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको MCQs लगाने के लिए, आराम से बेहतरीन पेपर बनेगा। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिएगा अगली स्लाइड देखिए क्या है। अगली स्लाइड है देखिए अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो अभिप्रेरणा की क्या विशेषताएं हैं समझो। देखो, यह व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। कौन? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, ये क्या है? व्यवहार को दिशा प्रदान करती है। सेकेंड पॉइंट देखो, यह कार्य करने की ऊर्जा उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही बात है, ये कार्य करने की ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। यह व्यवहार को प्रारंभ, संचालित और बनाए रखती है। कौन? मोटिवेशन। ठीक है, यह व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्ति के अनुसार होती है। यह निरंतर चलने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आपको ज्ञात ही है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर दोस्तों इस समय CDP चल रहा है, EVS आपका चल रहा है और आपका संस्कृत भी चल रहा है। ठीक है, तो चैनल पे को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और बेहतरीन क्लासें दे रहा है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। आपको प्ले लिस्ट से पढ़ना है, एक एक वीडियो को अपने आवश्यकता के अनुसार देखना है। तो इस स्लाइड को आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है अभिप्रेरणा की परिभाषाएं। तो परिभाषा पेपर में एक जरूर पूछी जाएगी, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। देखो, पहले जो साइकोलॉजिस्ट है वो है गुड। पहले साइकोलॉजिस्ट जो कौन है? गुड है। अभिप्रेरणा वह आंतरिक अवस्था है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य की ओर क्रियाशील करती है। ये गुड के विचार हैं। अभिप्रेरणा वह आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर क्रियाशील करती है। नेक्स्ट है स्किनर। अभिप्रेरणा वह कारक है जो किसी व्यवहार को आरंभ करता है और उसे बनाए रखता है। ये विचार स्किनर के हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर उद्भव होने वाली वह शक्ति है जो उसे क्रिया करने के लिए उत्तेजित करती है और क्रिया को एक विशेष दिशा देती है। ये जो विचार हैं वुडवर्थ के हैं। नेक्स्ट है देखिए गेट्स, यानी अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो हमारे व्यवहार को गति देती है और उसे कंट्रोल व निर्देशित करती है। तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्सों में इसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये भी स्लाइड आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिख रखा है, अभिप्रेरणा के प्रकार। ठीक है, अभिप्रेरणा के प्रकार यानी सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा। देखो, सकारात्मक जो अभिप्रेरणा है उसके बारे में पहले समझो। देखो, यह पुरस्कार या प्रोत्साहन पर आधारित होती है, यानी जो पॉजिटिव मोटिवेशन है ये पुरस्कार या प्रोत्साहन पर आधारित होता है। इससे व्यक्ति के व्यवहार में सुधार होता है। इससे क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में सुधार होता है। यह दीर्घकालिक और स्थायी प्रभाव डालती है। यह क्या है? दीर्घकालिक और स्थायी प्रभाव डालती है, क्योंकि ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। उदाहरण देखो, अच्छे अंक लाओगे तो क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। अच्छे अंक लाओगे तो इनाम मिलेगा। अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा करना। नेक्स्ट देखिए नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है? यह दंड, भय, दबाव पर आधारित होती है। यानी जो नकारात्मक नेगेटिव मोटिवेशन होता है यह दंड, भय या दबाव पर आधारित होती है। इससे व्यक्ति अस्थायी रूप से कार्य करता है। इसका प्रभाव अल्पकालिक होता है, यानी कम समय के लिए होता है, और कभी कभी क्या है? नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, नकारात्मक तो है ही भाई, नेगेटिव मोटिवेशन तो है ही। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये अल्पकालिक होता है और ये स्थायी नहीं होता। ये क्या होता है? अस्थायी रूप से कार्य करता है। यह दंड, भय या दबाव पर आधारित होता है। उदाहरण के तौर पे समझिए आप। देखो, पढ़ाई नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। पढ़ाई नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। ये क्या है? नकारात्मक अभिप्रेरणा है। समय पर कार्य नहीं किया तो डांट पड़ेगी। तो ये क्या है? ये भी आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा है।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक मोटिवेशन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिलेगी और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी। रोज़ाना हम CDP के 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए वहीं पे डालते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अब देखो ये जो स्लाइड है ना, इस पर आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन जो बनता है रियल में वो यहाँ से बनता है, क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ से बनता है, ट्रिपल स्टार लगा लो, ठीक है। देखो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा, यानी आंतरिक यानी अपने भीतर से, बाह्य यानी बाहर से, ठीक है। तो देखो यह जो है अंदरूनी इच्छा, रुचि और संतोष से उत्पन्न होती है। क्या? आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक जो अभिप्रेरणा है ये अंदरूनी इच्छा, रुचि और संतोष से उत्पन्न होती है। सेकंड पॉइंट समझो, प्रत्येक मतलब व्यक्ति स्वयं के आनंद और सीखने के लिए कार्य करता है। जब वो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो व्यक्ति स्वयं के आनंद के लिए और सीखने के लिए कार्य करता है। प्रभाव जो होता है स्थायी होता है। जब आप आंतरिक रूप से सीखोगे तो आंतरिक रूप से प्रेरित होगे तो जाहिर सी बात है वो प्रभाव जो है स्थायी होगा। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आंतरिक रूप से क्या है मोटिवेट हो। जब आंतरिक रूप से मोटिवेट हो तो आप अच्छे से लगन से धैर्य के साथ सीखोगे तो वो ज्ञान स्थायी होगा, ठीक है। उदाहरण देखो, किसी विषय को जानने की जिज्ञासा, यानी किसी विषय को जानने की जिज्ञासा। अब बाह्य अभिप्रेरणा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो यह बाहरी पुरस्कार, दंड, अंक, मान सम्मान आदि से उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे पापा ने कह दिया कि आप अगर हाई स्कूल में 98+ % बना के लेके आओगे तो आपको क्या है मोटरसाइकिल दिलाएंगे। तो ये क्या है बाह्य आपका अभिप्रेरणा है, ठीक है। अगर पापा ने कहा अगर आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे तो आपको दंड दिया जाएगा, तो ये क्या है ये बाह्य आपकी प्रेरणा है, ठीक है। तो मान सम्मान भी आपका क्या है बाह्य प्रेरणा है। देखो व्यक्ति किसी बाहरी लाभ के लिए कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है किसी बाहरी लाभ के लिए कार्य करता है। किसमें करता है? बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका प्रभाव जो है वो अल्पकालिक होता है, यानी जो बाह्य अभिप्रेरणा है इसका जो प्रभाव है वो अल्पकालिक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, उदाहरण समझो। इसमें इनाम, जहाँ पे भी इनाम आपको दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना आप ये बाह्य अभिप्रेरणा है। जहाँ पे भी अंक की बात हो तुरंत समझ जाना ये बाह्य अभिप्रेरणा है। प्रतिस्पर्धा ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है। प्रशंसा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखना है। बाह्य अभिप्रेरणा देख के ही समझ जाओगे ये बाह्य अभिप्रेरणा है, और ये आंतरिक अभिप्रेरणा की बात होगी तो भी देख के समझ जाओगे कि ये बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। तो YP एजुकेशन ट्रिक चैनल बेहतरीन क्लासें दे रहा है और ऑल सब्जेक्ट के नोट्स दे रहा है, अच्छा कंटेंट दे रहा है। तो कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर हो, कंटेंट अच्छा ना हो तो तुरंत आप संपर्क करिएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे इस स्लाइड को ध्यान से समझो। ये स्लाइड क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। देखो ये है अभिप्रेरणा के स्रोत। जैसे आवश्यकता है यानी नीड्स, ठीक है। आवश्यकता में क्या है? भूख है, प्यास है, सुरक्षा है आदि। तो ये आवश्यकता ही तो है, आवश्यकता के स्रोत तो हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत तो हैं। कौन से? आवश्यकता, भाई भूख है, प्यास है, सुरक्षा है, ये आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट यानी रुचि, ठीक है। तो अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है? रुचि भी है, किसी कार्य को करने में रुचि होना। नेक्स्ट है लक्ष्य यानी गोल, तो ये क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, तो पुरस्कार, प्रशंसा, मान सम्मान इसके अंतर्गत आएगा। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, आगे बढ़ने की चाह, ये भी अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। सामाजिक वातावरण में परिवार, मित्र, शिक्षक का प्रभाव, ठीक है।
तो कुल मिला के ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्सों में ऐड कर सकते हैं। ये जो पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत क्या हैं? आवश्यकता है, रुचि है, लक्ष्य है, प्रोत्साहन है, प्रतिस्पर्धा है और सामाजिक वातावरण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा इस स्लाइड को ध्यान से आप समझो। देखो यहाँ पे लिखा है शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व। भाई शिक्षा में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? देखो यह सीखने की रुचि को बढ़ाती है, बिल्कुल सही है, सीखने की रुचि को बढ़ाती है। यह विद्यार्थियों को सक्रिय और उत्साही बनाती है। हाँ बिल्कुल सही है, शिक्षा में जो मोटिवेशन का महत्व है, इससे अगर मोटिवेशन मिलेगा बच्चे को तो विद्यार्थी जो है सक्रिय होगा और उत्साही भी बनेगा। इससे अनुशासन, एकाग्रता और निरंतरता आती है। ये भी सही पॉइंट है। यह व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या है? प्रेरित करता है। इसमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जो है बढ़ता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। नेक्स्ट देखिए शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका यानी शिक्षक का योगदान क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं को समझे, यानी शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक जो है वो छात्र की रुचि और आवश्यकता को समझे, उचित प्रोत्साहन और पुरस्कार दे, उचित प्रोत्साहन और क्या करे? पुरस्कार दे, रुचिकर और गतिविधि आधारित शिक्षण करे, सकारात्मक वातावरण और अनुशासन बनाए रखे, प्रतियोगिता और सहयोग दोनों को बढ़ावा दे, प्रतियोगिता और सहयोग दोनों को क्या करे? बढ़ावा दे। ये शिक्षक की क्या है? भूमिका है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे प्रतियोगिता है तो ये ध्यान रखना ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है, ये गलत वाला होगा आपका। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप अवश्य लीजिएगा। ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट मैंने इसी स्लाइड में डाले हुए हैं। देखो बिंदु देखो, पहले यहाँ पे बिंदु कौन कौन से हैं? देखो सकारात्मक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, पूरा निचोड़ आपको इस स्लाइड के अंदर मिलेगा। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा में आधार देखो, आधार क्या है? तो आधार पुरस्कार है और प्रोत्साहन है। नकारात्मक में क्या है? देखो दंड है, भय है और क्या है? दबाव है। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या है? भीतर की इच्छा, क्या है? भीतर की इच्छा। और बाह्य अभिप्रेरणा में क्या है? बाहरी लाभ के लिए बच्चा कार्य करेगा। अच्छा प्रभाव देखो, प्रभाव क्या पड़ेगा? तो देखो सकारात्मक अभिप्रेरणा से क्या होगा? स्थायी और सकारात्मक, क्या है? स्थायी और सकारात्मक। लेकिन नकारात्मक अभिप्रेरणा में कि देखो अल्पकालिक और कभी कभी क्या है? हानिकारक भी होगा। नेक्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा में स्थायी और संतोषजनक, यानी आंतरिक यानी पॉजिटिव होगा। बाह्य में देखिए बाह्य अभिप्रेरणा में अल्पकालिक होगा, कुछ समय के लिए। उदाहरण के तौर पे समझो, जब सकारात्मक अभिप्रेरणा होगी तो इनाम, प्रशंसा और प्रोत्साहन, लेकिन जब नकारात्मक अभिप्रेरणा की बात होगी तो डांट, दंड और धमकी। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात होगी तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा, रुचि और स्वयं सीखना, ये जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट देखिए बाह्य अभिप्रेरणा में अंक, मान सम्मान और प्रतिस्पर्धा। तो याद रखने की ट्रिक आपको ये रखना है, जहाँ सकारात्मक की बात आएगी तो अच्छा परिणाम होगा, नकारात्मक की बात होगी तो अस्थायी परिणाम होगा, आंतरिक की बात होगी तो स्वयं की खुशी होगी और बाह्य की बात होगी तो बाहरी कोई कारण होगा। देख चलिए मैं स्क्रीनशॉट का आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में इसे ऐड कर लेना। कुछ पॉइंट समझिएगा, इसके बाद MCQ क्वेश्चन को लगाएंगे तब आनंद आएगा। देखो महत्वपूर्ण बिंदु और भी ये हैं, इनको भी समझ लो। अभिप्रेरणा के बिना व्यवहार जो है वो संभव नहीं है, यानी अभिप्रेरणा के बिना व्यवहार संभव नहीं है। शिक्षक का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होता है। सकारात्मक और आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे प्रभावी है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये पॉइंट बहुत काम का है, ठीक है। सकारात्मक और आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो सबसे प्रभावी है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं PYQ,
वो इस वीडियो में कराएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, मोटिवेशन होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा स्रोत आंतरिक माना जाता है। तो आंतरिक कौन सा माना जाएगा ये आपको बताना है। क्या पुरस्कार आंतरिक है? आप कहोगे जी नहीं, पुरस्कार आंतरिक नहीं है। प्रशंसा क्या आंतरिक है? जी नहीं, प्रशंसा भी आंतरिक नहीं है। अंक क्या आंतरिक हैं? अंक भी आंतरिक नहीं है। फिर क्या सही है? फिर सही है आपका सी ऑप्शन, यानी जिज्ञासा। देखो, जिज्ञासा व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है, यह किसी बाहरी पुरस्कार या दंड पर निर्भर नहीं करती, इसलिए यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्या? जिज्ञासा। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप ये बताओ आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया है। ये मैंने अब्राहम मास्लो का ऑलरेडी करा चुका हूँ और उसे अब्राहम मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत आपको पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पिछले वीडियो में मैंने यही कराया था, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये किसका है? ये मास्लो आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को एंड तक देखना, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेके अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपका भला नहीं होगा। चलिए समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता मैस्लो के सिद्धांत में सर्वोच्च स्तर पर है। देखो यहाँ पे सर्वोच्च स्तर की बात की गई है। क्या है? सुरक्षा आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है, सम्मान आवश्यकता है, या आत्म साक्षात्कार आवश्यकता है। जब मैंने अब्राहम मास्लो की आवश्यकता का सिद्धांत कराया था तो वहाँ पे आपने देखा ही होगा, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा सर्वोच्च स्तर का क्या होगा। सुरक्षा अवस्था है, नहीं है। सामाजिक आवश्यकता है, नहीं है। सम्मान आवश्यकता है, नहीं है। सर्वोच्च स्तर का क्या है? आपका डी ऑप्शन है, आत्म साक्षात्कार आवश्यकता। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करना। मास्लो के अनुसार यह मानव विकास की सर्वोच्च अवस्था है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीखने के लिए सीखना किस प्रकार की अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या ये बाह्य अभिप्रेरणा है, ऋणात्मक अभिप्रेरणा है, आंतरिक है, या फिर सामाजिक है। देखो, सीखने के लिए सीखना, अब भाई सीखने के लिए सीखना ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है, ऋणात्मक अभिप्रेरणा नहीं है, सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं है, बल्कि क्या है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जब विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति की खुशी और संतुष्टि के लिए सीखता है तो ये उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का प्रमुख घटक नहीं है। जो नहीं है वो आपको पहचानना है, ठीक है, तो वो आवश्यकता, चालक, लक्ष्य या फिर परिपक्वता। देखो ध्यान से समझो, अभिप्रेरणा का प्रमुख घटक जो है वो आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है और चालक भी है और लक्ष्य भी है, लेकिन परिपक्वता नहीं है। अब परिपक्वता क्यों नहीं है? देखो, परिपक्वता जो है वो विकास से संबंधित है, अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया। यानी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है। ए ऑप्शन है हल, बी ऑप्शन है कोलर, सी ऑप्शन है टोलमैन और डी ऑप्शन है लेविन। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। क्या कोलर है? जी नहीं। टोलमैन बिल्कुल नहीं, लेविन बिल्कुल नहीं। सही जवाब है आपका हल, ठीक है।
क्योंकि क्लार्क हल ने यह सिद्धांत दिया कि उनके अनुसार व्यक्ति आवश्यकताओं से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए क्या है, व्यवहार करता है। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है, कक्षा में पुरस्कार देकर विद्यार्थियों को कार्य हेतु प्रेरित करना किस प्रकार की अवप्रेरणा है। अब देखो कक्षा है, क्लास है, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आप शिक्षक हो। अगर पुरस्कार देकर विद्यार्थियों को कार्य करने हेतु प्रेरित करोगे तो ये किस प्रकार का है, आंतरिक है, बाह्य है, जन्मजात है या जैविक अवप्रेरणा है, ये किस प्रकार की अवप्रेरणा है। तो आप कहोगे सर ये जो हो जाएगा आपका बाह्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाह्य प्रेरणा हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेरणा का स्रोत बाहरी वस्तुएं हों, जैसे पुरस्कार हो सकता है, अंक हो सकते हैं या फिर प्रशंसा हो सकती है, तो ये क्या है, ये बाहरी अप्रेरणा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोत्साहन सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है, आवश्यकता पर, लक्ष्य पर, पुरस्कार पर या फिर प्रवृत्ति पर। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। देखो प्रोत्साहन की बात हो रही है, ठीक है, तो आवश्यकता तो यहाँ पे होगा नहीं, लक्ष्य भी नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं होगी, क्या होगा, पुरस्कार पर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब है। क्योंकि प्रोत्साहन सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो है वो आकर्षक पुरस्कारों और प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, समझिएगा। निम्न में से कौन सी जन्मजात प्रेरणा नहीं है। अब देखो जन्मजात प्रेरणा नहीं है, यहीं से बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आप कहोगे भूख, तो भूख तो जन्मजात है, प्यास भी जन्मजात है, और जिज्ञासा, तो आप कहोगे भाई जिज्ञासा भी जन्मजात है, ठीक है, लेकिन ये उपलब्धि दोस्तों जन्मजात नहीं है, ठीक है। तो भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, ठीक है, ये क्या है, ये आपके जन्मजात प्रेरणा है, ठीक है। लेकिन जो उपलब्धि है ये सामाजिक और अर्जित अभिप्रेरणा है या अर्जित प्रेरणा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है, अचीवमेंट मोटिवेशन की आवश्यकता को विशेष रूप से किस मनोवैज्ञानिक से जोड़ा जाता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा की बात हो रही है, मैक्सीलैंड है, पियाजे, ब्रूनर या फिर आपका बिने है। तो ध्यान रखना जो मैक्सीलैंड है ना, ये आपका ऑप्शन सही है। पूरा नाम याद रखना आप, डेविड, क्या नाम है, डेविड मैक्सीलैंड इनका पूरा नाम है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सीधे सीधे क्या कह रहा है, देखो विद्यार्थी केवल दंड के भय से पढ़ता है, तो ये उदाहरण है। अब भैया केवल बच्चा दंड के भय से पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव बात है ना, दंड तो नेगेटिव टैग वर्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक अभिप्रेरणा, ठीक है। जब व्यक्ति किसी दंड या नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए कार्य करता है तो वह ऋणात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रेरणा चक्र का सही क्रम है। तो सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, देखिए लक्ष्य, आवश्यकता, तनाव, संतुष्टि। आवश्यकता, तनाव, क्रिया, लक्ष्य प्राप्ति। तनाव, आवश्यकता, संतुष्टि, लक्ष्य। आवश्यकता, संतुष्टि, तनाव, क्रिया। बताइएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आएगा आवश्यकता। तो आवश्यकता एक तो बी में है, एक आपका डी में है। आवश्यकता के बाद तनाव, तो तनाव आपका बी में है, बकाया किसी में नहीं है। तनाव के बाद क्या होगा, क्रिया और फिर लक्ष्य प्राप्ति।
तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बकाया सारे गलत हैं। सही क्रम आपका बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, शब्द जो है वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए किससे संबंधित है, मैस्लो, मैक्सलैंड, इक्सनर या फिर हल, बताइएगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मैकलीलैंड। मैकलीलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवप्रेरणा का शैक्षिक सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा शैक्षिक सिद्धांत नहीं है ये आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, प्रोत्साहन सिद्धांत, चालक न्यूनीकरण सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत। अभिप्रेरणा का शैक्षिक सिद्धांत नहीं है, तो प्रोत्साहन तो अभिप्रेरणा से रिलेटेड है, चालक न्यूनीकरण भी अभिप्रेरणा से रिलेटेड है, क्षेत्र सिद्धांत भी है, लेकिन ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये नहीं है, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो हार्वर्ड गवर्नर द्वारा बुद्धि से संबंधित है, इसका अभिप्रेरणा से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है लेविन का क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है। तो लेविन का क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है, सीखना है, व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरणा है, बुद्धि है या फिर सृजनात्मकता है। सही जवाब आपको देना है। ठीक है, पूरा नाम है कर्ट लेविन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरणा। यानी कर्ट लेविन ने व्यक्ति और उसके वातावरण की अंतःक्रिया के आधार पर अभिप्रेरणा और व्यवहार को समझाया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, किसी कार्य को स्वयं की संतुष्टि हेतु करना किसका उदाहरण है। अगर किसी कार्य को स्वयं की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। जब कार्य करने का उद्देश्य स्वयं की रुचि और संतुष्टि, तब वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का द्वितीय यानी सेकेंडरी मोटिव है, भूख, प्यास, नींद या फिर प्रतिष्ठा, बताइएगा। तो आप कहोगे सर प्रतिष्ठा हुआ, चाहे सम्मान हुआ या फिर सामाजिक स्वीकृति हुई, ये सब अर्जित अभिप्रेरक है। कौन कौन से, देखो एक तो ये प्रतिष्ठा हो गया, ठीक है, प्रतिष्ठा, इसके बाद क्या है सम्मान, और सम्मान के बाद क्या है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक स्वीकृति यानी अर्जित प्रेरक। सामाजिक स्वीकृति जो है वो अर्जित प्रेरक है। ये ध्यान रखो, ये जन्मजात नहीं है बल्कि अनुभव से विकसित होते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थी की सफलता का अनुभव उसकी भविष्य की अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, ये विचार किससे संबंधित है। तो ये विचार किससे संबंधित है ये आपको बताना है। सफलता, असफलता अनुभव, परिपक्वता, वंशानुक्रम या फिर संवेदना। तो सही जवाब आपको देना है। ठीक है, देखो विद्यार्थी की सफलता का अनुभव उसकी भविष्य की अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, ये विचार जो संबंधित है वो है सफलता, असफलता अनुभव। यानी सफलता आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाती है, जबकि लगातार असफलता जो है वो प्रेरणा को कम कर देती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक स्थायी माना जाता है, बताइएगा। तो आपको पता है भाई आंतरिक अभिप्रेरणा सर्वाधिक क्या है स्थायी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का मोटिवेशन जो वाला लेक्चर था ये आपका कंप्लीट हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप ऑल सब्जेक्ट किसी के भी नोट्स में कोई दिक्कत है, कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।